नमस्कार। तो आज वित्त मंत्री ने अपना तीसरा भाषण दिया और अब लगता है कि दो और ऐसे भाषण आने बाकी हैं। दो और दिन घोषणाएं की जाएंगी, कल भी और फिर रविवार के दिन भी। आज कृषि की बारी थी और वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की कृषि के बारे में, कई स्कीम्स के कई ऐलान किए गए, जैसे कि फार्म गेट पे 1 लाख करोड़ रुपए किसान को दिए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिए जाएंगे। पर शायद आज के जो सबसे महत्वपूर्ण घोषणा थी वो दो रिफॉर्म मेजर्स थे। एक, कई सालों से, कई दशकों से शायद किसान कहते आए कि हमें देश में कहीं भी बेचने की फुर्सत मिलनी चाहिए, हमें आज़ाद किया जाना चाहिए। अगर हम पंजाब में हैं पर हमें तमिलनाडु में बेचना है या राजस्थान में बेचना है तो हमें वो अनुमति मिलनी चाहिए। तो वो घोषणा आज सरकार ने कही है कि नियम बदले जाएंगे, उनको इजाजत दी जाएगी। और फिर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अब बदलाव होगा और जैसे कि गेहूं, चावल, दाल, इन सब इलाकों को इनमें एक तरह से छूट दी जाएगी कि किसान कहीं भी बेच सकते हैं। तो आज ऐसे कई कदम अनाउंस किए गए कृषि क्षेत्र में। पर हाँ, आप सबका एक ही सवाल होगा कि जो स्टिमुलस की बात की जा रही थी, लोगों के हाथ में पैसा देना, जो सेक्टर्स हैं जैसे कि एविएशन या होटल्स हो या रेस्टोरेंट हो जहां काफी दिक्कत पड़ रही है, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको पैसे कैसे दिए जाएंगे, उनकी अभी घोषणा नहीं की गई है। पर जैसे मैंने कहा, 2 दिन और बाकी हैं, तो देखना पड़ेगा कि वित्त मंत्री कल और परसों क्या कहती हैं। आज की जो घोषणाएं की गई उन पर अब नजर डालते हैं। कोरोना संकट के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी किश्त में वित्त मंत्री ने कृषि और पशुपालन महकमे पर तोहफों की बरसात की। सबसे पहले बात खेती की। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचों के विकास पर सरकार 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिससे कृषि उत्पादों के भंडारण, इंतजाम और स्टार्टअप चाक चौबंद हो सके। निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब किसान अपने उत्पादों की बिक्री देश के किसी भी राज्य में जहां उसे अच्छी कीमत मिले कर सकेंगे, जिसके लिए सरकार न सिर्फ ई ट्रेडिंग का इंतजाम करेगी बल्कि 1955 के आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन भी करेगी। इसके साथ ही लोकल उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनाएगी। हमारा किसान बाढ़ हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर न होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी। दोनों मंत्रियों ने इसका उदाहरण भी दिया। मसलन बिहार में मखाना, केरल में रागी, कश्मीर में केसर, आंध्र प्रदेश में मिर्च और यूपी में आम से जुड़े क्लस्टर बनाए जाएंगे ताकि इन उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट भी मिल सके। शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक देश में किसान को लाइसेंस धारकों को ही अपना उत्पाद बेचना पड़ता है, लेकिन अब सरकार इस नियम में बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों को अपने उत्पाद की सही कीमत मिले और दूसरे राज्यों में भी जाकर उत्पाद बेच सके, उसके लिए कानून में बदलाव किया जाएगा। निर्मला सीतारमण के मुताबिक एक केंद्रीय कानून बनाया जाएगा जिसके तहत किसान को किसी भी राज्य में अपना उत्पाद ले जाकर बेचने की छूट होगी। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार भी इससे उनका हो आने वाले समय में, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी करेंगे और उसके उत्पादन के लिए, उसकी फसल के लिए उसको उचित मूल्य मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा बल किसानों को मिलने वाला है। देश के करोड़ों किसान जिनको बेहतर आमदन हो सकती है इन बदलाव के। इसके अलावा सरकार ने एक 10,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना का भी ऐलान किया। ये योजना क्लस्टर आधारित होगी। मसलन बिहार में मखाने को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यूपी में आम, कश्मीर में केसर और दक्षिण राज्यों में हल्दी। सरकार का दावा है कि इससे न केवल देश भर की 2 लाख से अधिक इकाइयों को लाभ होगा, बल्कि लोकल टू वोकल को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके
उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके। और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं, जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने देश में औषधीय पौधों की खेती को भी बढ़ावा देने का ऐलान किया है। सरकार की घोषणा के मुताबिक हर्बल खेती के लिए देश में 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 10 लाख हेक्टेयर में ऐसे पौधों की खेती की जाएगी और इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। सरकार के मुताबिक इन 10 लाख हेक्टेयर में से 800 हेक्टेयर की खेती गंगा के दोनों किनारों पर की जाएगी। और कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स ने इस कोविड-19 के समय में दिखाया है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल ये मेडिसिनल प्लांट्स आज भी बहुत काम सबके आए हैं। तो इसमें और जितनी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उसका लाभ होगा। रीजनल मंडीज भी इसके लिए उसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। शुक्रवार को केंद्र सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज का तीसरा ब्रेकअप देते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान देश में 74,300 करोड़ रुपए की फसल किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है। इसके अलावा पीएम किसान फंड में 18,700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा 6400 करोड़ रुपए के क्लेम किसानों को मिले हैं। गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे। ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। कांग्रेस ने लगातार तीसरे दिन वित्त मंत्री की घोषणाओं को निराशाजनक बताया। पार्टी की तरफ से बोलते हुए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के वादों के सब्जबाग में से एक फूटी कौड़ी भी किसानों को नहीं मिल पाई है। वो बोले कि देश के किसान को रबी की फसल से 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, लेकिन राहत के नाम पर उसको एक पैसा नहीं दिया गया। उन्होंने दावा किया कि सरकार कुल फसल उत्पादन का मात्र 25 से 30% ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदती है, जिससे सभी किसानों को लाभ नहीं मिल पाता। कोरोना वायरस संकट के बीच विश्व बैंक ने भारत की बड़ी मदद की है। भारत सरकार के कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन यानी करीब 754 करोड़ 60 लाख रुपए दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने ये राशि सोशल प्रोटेक्शन पैकेज के तहत जारी की है। वर्ल्ड बैंक की ये घोषणा तब आई है जब भारत सरकार ने स्वास्थ्य, प्रवासी मजदूर और MSME क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणाएं की थी। ऐसे में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी की गई ये राशि मददगार साबित हो सकती है। प्रवासी मजदूरों को रोकने और शेल्टर होम में रखने के निर्देश वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने पूछा कि जो लोग चल रहे हैं और रुक नहीं रहे हैं, हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकारों पर है कि वे समुचित कार्रवाई करें। दरअसल एक वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने कोर्ट में PIL दाखिल कर इस मुद्दे पर सुनवाई का आग्रह किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आपका ज्ञान पूरी तरह से अखबार की खबरों पर आधारित है, लिहाजा हम इस पर फैसला नहीं दे सकते। याचिका की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि लोग इंतजार नहीं कर रहे, इंतजाम होने से पहले ही पैदल चलना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे में बल प्रयोग करना ठीक नहीं, राज्यों की सरकारें इंतजाम कर रही हैं। देश में लॉकडाउन पार्ट 3 खत्म होने वाला है, लेकिन कोरोना का कोहराम थम नहीं रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार सुबह तक देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या चीन में कुल मरीजों की संख्या के बेहद करीब पहुंच गई। भारत में अब तक 81,970 कोरोना संक्रमित हैं, जबकि चीन में 82,000 से कुछ ज्यादा ही इसके मरीज हैं। देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़कर 2649 हो गई है। बीते 24 घंटों में 100 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा तो 3,967 नए मामले सामने आए हैं। इन डराने वाले आंकड़ों के बीच राहत देने वाली बात ठीक हुए मरीजों की संख्या है।
देश में अब तक 27,920 लोग इस बीमारी को मात देने में कामयाब रहे हैं। रिकवरी रेट भी लगातार सुधरकर 34.6% पहुंच गया है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1019 हो गया है। देश में 17 तारीख को लॉकडाउन पार्ट 3 खत्म हो जाएगा और 18 से लॉकडाउन पार्ट 4 शुरू होगा। ऐसे में हर शख्स ये जानना चाहता है कि उसे क्या रियायतें मिलेंगी। वैसे खुद पीएम मोदी इशारा कर चुके हैं कि चौथा फेज बाकी तीनों फेजों से अलग होगा। एनडीटीवी के मुताबिक सबसे पहली राहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में दी जाएगी। संभव है कि कई इलाकों में हवाई और बस सेवाओं को शुरू किया जाएगा। नॉन हॉटस्पॉट वाले इलाकों में सीमित क्षमता के साथ बसों को चलाना शुरू किया जाएगा। सवारियों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऑटो और टैक्सी चलाए जाने की भी अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ट्रैवल पास जरूरी होगा। देश में कोरोना के 1/3 मामले महाराष्ट्र में हैं, जिसे देखते हुए उद्धव सरकार अब 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने पर विचार कर रही है। गुरुवार को सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर स्पष्ट संकेत मिलते दिखे। सूत्रों की माने तो कुछ जगहों पर थोड़ी रियायतों के साथ लॉकडाउन 31 मई तक जारी रखने पर विचार चल रहा है। जिन इलाकों में छूट दी जाएगी वो मुख्य तौर पर राज्य के ग्रीन जोन होंगे। वहीं हॉटस्पॉट एरिया जैसे मुंबई, पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद जैसी जगहों पर कोई ढील नहीं दी जाएगी। बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मुंबई में हैं, जहां अकेले मरीजों की संख्या 15,000 के पार है।